हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार भैया कमेंट करके बता दीजिए आवाज वगैरह कैसी है। बिल्कुल भाई, पुष्पेंद्र भाई, राजीव कुमार, शिवम, सबको मेरा नमस्कार। गौतम भाई, गुड इवनिंग सबको। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो आज एक नया टॉपिक फिर से हम शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम रहेगा गति के समीकरण और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल। हाँ भाई, टॉपिक का नाम है गति के समीकरण और गति के समीकरण से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आदमी को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और चीजों को सीखना भी पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो वो लिफ्ट वाला करा दूंगा मैं, कोई ना कोई सा इसी में करा दूंगा लास्ट में, है ना, लिफ्ट वाला। बाकी का वो लिफ्ट वाला जो टॉपिक है ना, अभी एनसीईआरटी की किताबों में है ही नहीं है। लिफ्ट वाले क्वेश्चनों का कोई जिक्र नहीं है। मैं तो कहूं अगर जिंदगी में भी नहीं पढ़े रेलवे के लिए तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट वाले 5-7 क्वेश्चन है वो अभी लास्ट में करवा दूंगा, लेकिन पढ़ना मत, क्योंकि रेलवे में कहीं भी लिफ्ट वाले क्वेश्चनों का कोई जिक्र नहीं है। चलिए भाई साहब, हम बात कर रहे हैं गति के समीकरण। थोड़ी देर के लिए मेरी बात को आप सुनोगे। हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th के अंदर, एनसीईआरटी क्लास 9th में एक टॉपिक दे रखा है, मोशन, गति। एक टॉपिक दे रखा है मोशन या गति। मोशन या गति का एक टॉपिक दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो इस वाले टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये कक्षा 9th का चैप्टर रहेगा। जो नई किताब है उसका चैप्टर नंबर 7 है, लेसन नंबर 7 रहेगा। ये जो आपकी नई किताबें है उसका लेसन नंबर ये 7 है। MOTION, मोशन, गति। चलिए मेरे भाई, अब मेरी बात को आप समझे। इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है। ठीक है ना। इसके बाद में त्वरण क्या है। ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर हमको दे रखे हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के समीकरण। ये जो गति के समीकरण है, ये गति के समीकरण इस चैप्टर में भी दे रखे हैं
और गति के समीकरण गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में भी दे रखे हैं। गति के समीकरण में आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो इस वाले चैप्टर में दे रखे हैं गति के समीकरण, और एक गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में भी दे रखे हैं गति के समीकरण। तो दोनों का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, गति के समीकरण से। त्वरण शब्द का जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूं। ऐसे छोटे छोटे शब्द है जो आप पे आने चाहिए मेरे भाई। जैसे संवेग के बारे में मैं आपको बता दिया है, संवेग क्या है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे मैं आपको और भी बता दूंगा, जैसे घनत्व की परिभाषा भी लिखा दूंगा। द्रव्यमान और भार के बारे में बता चुका हूं, द्रव्यमान और भार के बारे में बता चुका हूं, ठीक है ना। मतलब फिजिक्स के अंदर कुछ छोटी छोटी राशियां हैं, उनके बारे में हमको तैयारी करनी है, और ये काम में भी आती है चीजें ना जो। तो पहले मैं आपको बहुत ठंडे दिमाग के साथ गति के समीकरण करवा देता हूं आज की क्लास में। फिर धीरे 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 मैं आपको इन सभी टॉपिकों को करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार हेडिंग पे लगाए गति के समीकरण। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, गति के समीकरणों को सीखने के दो तरीके हैं। गति के समीकरण, देखिए ये समीकरण मैं उस स्थिति में बताऊंगा जब कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में चल रही है। ये समीकरण के लिए दो तीन बातें लिखूंगा, ये कंडीशन है इनकी। नंबर एक कंडीशन क्या है, ये समीकरण तब काम करेंगे जब कोई वस्तु, ध्यान रखना काम का शब्द है, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील हो। गतिशील हो, समझने इस पॉइंट को, मेरी देसी भाषा का प्रयोग करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अभी ये समीकरण उस कंडीशन में लगेंगे जब कोई चीज चल रही है सड़क पे। जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई बस चल रही है, कोई ट्रक चल रहा है, कोई बाइक चल रही है, कोई साइकिल चल रही है, ट्रेन चल रही है। मतलब कहने का मतलब क्षैतिज में चल रही है, जमीन पे चल रही है। यह समीकरण कब काम में ले रहा है, जब कोई चीज कहां चल रही है, जमीन पे चल रही है। अगर चीज को हम ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो गति के समीकरण बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अभी ये गति के समीकरण जो पढ़ रहा हूं मैं, तो इसमें एक कंडीशन है, यह समीकरण तब लागू होता है जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील हो। मतलब जब वो चल रही होगी तो उसका त्वरण एक जैसा रहेगा, गति के दौरान त्वरण नहीं बदलेगा। समझो मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कोई बस चल रही है और उसका त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो गति के दौरान उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा। गति के दौरान उसका त्वरण एक जैसा रहेगा, गति के दौरान उसका त्वरण नहीं बदलेगा, एक जैसा ही रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, गति के तीन मुख्य समीकरण है। गति के तीन मुख्य समीकरण है।
समीकरण है, कौन कौन से? पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। हर चीज के बारे में लिखूंगा, थोड़ा धैर्य रखें। समीकरण नंबर दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। मेरे भाई ये 3 समीकरण है, दीवार पे लिख देना, भूलने नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए भले। इसमें क्या क्या चीज है मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, कौन सी चीज यहां पे क्या है। दोस्तों इन समीकरणों में पहले एक चीज बता दूं, ठीक है, यहां पर u जो है वो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, v जो है अंतिम वेग है, अंतिम वेग है, a जो है वो त्वरण है, s है तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। चार ही राशि है क्या? टी जो है वो है समय, टी समय है। समय सेकंड में लेना है, दूरी मीटर में आ जाएगी, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, वेग जो है वो मीटर प्रति सेकंड में लेना है, मीटर प्रति सेकंड में लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक गति के 3 मेन समीकरण है जिनका उपयोग हम न्यूमेरिकल के लिए करते हैं और इनसे हम 5 चीजें ज्ञात कर सकते हैं। गति के समीकरणों का उपयोग करके हम 5 चीजें ज्ञात कर सकते हैं। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग ज्ञात किया जा सकता है, किसी वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात किया जा सकता है, उसका त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जा सकती है और उससे दूरी को तय करने में लगे समय भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3 समीकरण जो है ये आपको मेन टारगेट करने हैं, इनको याद रखना है भाई। एक चीज और दोस्तों, वापस से तीनों समीकरण फिर लिख रहा हूं। v बराबर u प्लस AT, गति का पहला समीकरण। सर क्यों लिख रहे हो, जरूरत है अभी। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। और तीसरा समीकरण है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दोस्तों एक बात समझो, ये गति का पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। एक क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है पुराने पेपरों में। क्वेश्चन ये है कि ये जो गति का पहला समीकरण है ये किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। क्वेश्चन सुनो, गति का पहला समीकरण किस किस के बीच में रिलेशन या संबंध बताएगा। गति का दूसरा समीकरण किस किस राशि के बीच में संबंध बताता है
और गति का तीसरा समीकरण किस किस राशि के बीच में संबंध बताता है, यह बात हमको पता होनी चाहिए। नंबर एक बात, गति का जो पहला समीकरण है वह दूरी और समय के बीच में संबंध बताता है। दूरी व समय के बीच संबंध बताता है। पहला क्वेश्चन है ये, वो पूछेगा आपसे। त्वरण तो लेना ही नहीं इसमें, यहां पे त्वरण शब्द का यूज नहीं करना है। संबंध बताने के लिए यहां पर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं, कहीं पर भी त्वरण शब्द का यूज नहीं करना है इसमें बताने के लिए। क्योंकि तो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उस गति के दौरान त्वरण जो है ना वो एक समान रहता है, त्वरण एक समान रहता है, इसलिए यहां त्वरण शब्द का यूज हम नहीं कर रहे, संबंध बताने के लिए। देखो v बराबर u प्लस एटी, इसमें देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये क्या है, वेग है, ये भी वेग है ना, त्वरण के बारे में तो बताना ही नहीं है, और ये है समय। तो वेग, वेग और समय, गति का पहला समीकरण, दूरी नहीं भाई, सॉरी सॉरी भाई साहब, इसको सही करो, वेग वेग वेग, दूरी नहीं, दूरी नहीं भाई, इसको सही करो प्लीज। वेग व समय के बीच में संबंध बताएगा, प्लीज इसको थोड़ा सही कर लेना जो भी भाई लिख रहे हो। गति का पहला समीकरण, जैसे देखो वापस लो, ये क्या है, वेग है, प्रारंभिक अंतिम वेग, ये क्या है, प्रारंभिक वेग, वेग है ये दोनों, वेग त्वरण का यहां यूज मत करिए, और ये क्या है, समय। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भैया, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, कोई हलचल नहीं करनी है आपको। नंबर दो, दोस्तों गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच, विस्थापन बोल दो, विस्थापन व समय के बीच संबंध बताता है। समय के बीच संबंध बताता है। कभी कभी क्वेश्चन में विस्थापन नहीं दिया होता है, स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन की जगह पर कभी कभी स्थिति में परिवर्तन, परिवर्तन व समय के बीच में संबंध बताता है। विस्थापन बोल देगा या स्थिति व समय के बीच में संबंध बताता है न्यूटन, सॉरी गति का दूसरा समीकरण। इधर देखो तीसरा, एक छोटी सी बात देखना, बहुत अच्छे से सुनना। तीसरे समीकरण में कहीं भी समय का जिक्र नहीं है। समीकरण नंबर तीन, समीकरण नंबर तीन, समीकरण नंबर तीन को कहीं कहीं किताबों में ऐसे भी लिखा है, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी लिखा है, कोई बात नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, इसको यहीं रहने दो, यू को इधर ले जाओ, दोनों एक ही बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है, पक्षांतरण कर लो, एक ही बात है। दोस्तों एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपसे कोई ये कह दे अगर क्वेश्चन में आपको समय दे रखा है तो समझ लेना तीसरा समीकरण तो यूज करना ही नहीं है। तीसरे समीकरण में कोई समय का जिक्र नहीं हुआ है। गति का तीसरा समीकरण विस्थापन व वेग, विस्थापन व वेग
के बीच संबंध बताता है, के बीच संबंध बताता है। आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लो, याद कर लो। तीसरे समीकरण में समय का कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन में विस्थापन की जगह स्थिति शब्द का प्रयोग करता है। वो स्थिति व वेग के बीच में संबंध। फिर बहुत अच्छे से सुन के जाना। हमारे पास 3 समीकरण है गति के। गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। पहली चीज, गति के तीनों समीकरण आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार डाबरा सर के कहने से, यदि आप टेबल कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपके पास पेन कॉपी है, तो प्लीज पीयूष सोनी जी, भूपेंद्र भाई, पुष्पेंद्र, अक्षय जी, आदेश, राजीव, सभी भाई एक बार गति के तीनों समीकरणों को जल्दी से बिना देखे लिख दीजिए। जल्दी से तीनों समीकरणों को बिना देखे लिख दीजिए। जल्दी से, देखना नहीं है, देखना नहीं है, बिना देखे। प्रैक्टिस भैया याद होना चाहिए। गति के समीकरण जो है वो याद होने चाहिए। हाँ भाई, लिख दिया? चलो कोई बात नहीं। दोस्तों, अगर आपने लिख दिया तो मेरे कहने से गति का एक समीकरण और आप लिख लेना, काम में आएगा। वो आएगा काम में। एक नोट लिख के एक चौथा समीकरण और बता रहा हूं, जो बहुत सारे क्वेश्चनों में डायरेक्ट काम में लेना है। अरे भाई, गति के 3 ही समीकरण होते हैं, चौथा समीकरण है, जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़। एक क्वेश्चन निकालने के लिए एक नया समीकरण और बनाया हमने। वैसे समीकरण 3 है, पूछे ना गति के कितने समीकरण है, तो बोला 3 ही है, ठीक है। लेकिन एक चौथा समीकरण है जो मैं आपको बता रहा हूं। nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में, बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे। nवें सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, इसका मतलब समझो पहले। ज्ञात करने के लिए समीकरण, ज्ञात करने के लिए समीकरण, समीकरण। nवें सेकंड का क्या मतलब है? एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें कहेगा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। nवें सेकंड में तय की गई दूरी, क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कोई वस्तु ऊपर से छोड़ेंगे ना, तब भी बोलेगा चौथे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, अगर ऐसी भाषा अगर क्वेश्चन में आए तो उसका एक समीकरण है, तय की गई दूरी ज्ञात करनी है आपको, दूरी, दूरी। तो एस एन, एन का मतलब है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। समीकरण में प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण का आधा और 2n-1, 2n-1। n क्या है? ये तो क्या है? nवें सेकंड में तय की गई दूरी, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, या n क्या है? यहां n, 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 n का क्या मतलब है?
जैसे चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, एन का मतलब है समय, सेकंड समय मतलब एनवा सेकंड है। जैसे वो बोलेगा ना चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, तो एन बराबर 4 लेना है। छठे सेकंड में तय की गई दूरी, तो एन बराबर 6 लेना है। आएगा, कराऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। लेकिन एक समीकरण मैंने बनाया है, ध्यान रखना इसका। जैसे मान ले मैं आपका कोई पेन है, इसको छोड़ूंगा, आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब वो ये कहेगा कि चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो, केवल चौथे सेकंड, एनवे सेकंड में। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक वेग लेना है उसका, त्वरण का आधा कर देना, त्वरण त्वरण का आधा कर लेना, दो ऐसे कैसे रह जाएगा, एन, एन मतलब समय। चौथे सेकंड की बात कर रहा है तो एन बराबर 4 ले लेना, पांचवें सेकंड की बात करें तो एन बराबर 5 ले लेना, और -1। ध्यान रखना, ये चौथा समीकरण स्पेशली मैंने बनाया है। चलो, इतनी सी बात सर हमको समझ में आ गई। अब आगे बात सुनना। प्यारे विद्यार्थियों, दो चीज है। अब मैं आपको ये समीकरण फिर कह रहा हूं, ये जो 3 समीकरण है ये कब लगाने हैं, जब कोई वस्तु जमीन पे चल रही होगी। देसी भाषा में लिख लेना, कोई बस चल रही है, कोई ट्रक चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, आदमी चल रहा है, कोई चीज जमीन पे चल रही है, तो ये 3 सूत्र काम में लेने हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जब हम गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें 2 और तरीके बता रखे हैं। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, तो ये गति के समीकरण है ना 3, ये तीनों के तीनों नए तरीके से लिखे जाएंगे। सुनो भाई, अगर किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाएगा, तो गति के जो 3 समीकरण है ये नए तरीके से लिखे जाएंगे। और यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, तो गति के समीकरण फिर से 3 नए तरीके से लिखे जाएंगे। तो ऊपर फेंकेंगे तो गति के समीकरण दोबारा लिखेंगे, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो गति के समीकरण फिर दोबारा लिख रहा हूं। तो कुल मिला के हमें गति के 9 समीकरण चाहिए। एक तो 3 तो मेन समीकरण हो गए, 3 ऊपर फेंकने वाले समीकरण, और 3 ऊपर से नीचे फेंकने वाले समीकरण। कुल मिला के 9 समीकरण हमें तैयार करने हैं। कितने समीकरण मेरे भाई, 9 समीकरण तैयार करने हैं। भैया जितने भी अपने मित्र भाई हैं सबको बता देना, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, और इसके बाद में जैसे ही फिजिक्स पूरी होगी, इसके तुरंत बाद हम चलेंगे केमिस्ट्री पर। और आप सभी भाइयों को यह बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर भी पहले हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इस बैच का जो मेन टारगेट हमने रखा है वो है एनसीईआरटी। भैया क्या, एनसीईआरटी पढ़नी है इसमें, ठीक है। हर दिन कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इस बैच में मैं केवल एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको कुछ चैप्टर और डलवाने हैं तो आप फिर मुझे मैसेज, देखिए अगर आप ये भी करा दो वो भी करा दो, अरे ये भी वो भी छोटे भाई साहब, पहले 9वीं 10वीं की पढ़ ले। फिर भी अगर कोई आप कहोगे कि सर ये टॉपिक और डाल दो, तो मैं डाल दूंगा। बाकी का इस बैच का जो टारगेट है वो है एनसीईआरटी 9th और 10th की। अब समझना 9 समीकरण कैसे बनेंगे, बहुत अच्छी बात चलेगी। आप पहले तो 3 समीकरण फिर लिख देता हूं। मेन समीकरण या 3 मुख्य समीकरण। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा, s बराबर
ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण जब कोई वस्तु पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में चल रही होती है तब ये समीकरण काम में लेने हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में चल रही होती है चलती है तो ये समीकरण यूज करेंगे। ऐसे ये वाला जमीन पे चल रही है कोई चीज तो ये तीन समीकरण काम में लेने, मूल समीकरण है। ठीक है सर। अगले तीन समीकरण जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाता है, पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है। अब सुनो भाई, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा प्लीज। दो चीज है प्लीज, जब हम वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो एक ही जगह पर -g लेना है। जहां जहां पर ए है ना, जहां जहां पर ए है उसकी जगह पर -g करना है। सुनो, आराम से सुन लो यार। जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाएगा तो ध्यान रखना, ये समीकरण तो यही काम में लूंगा, मेन समीकरण तो यही है, हर एक ही जगह पर -g हो जाएगा। ठीक है सर। और जब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो फिक्स है, हमेशा अंतिम वेग हमेशा 0 होगा, फिक्स है। कोई कहे नहीं कहे लेकिन आप समझ जाना। जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वस्तु रुकेगी, लास्ट में कहीं ना कहीं जाके वस्तु रुकेगी। तो इसका मतलब है कि अंतिम वेग 0 लेना है, बिना कहे ही अंतिम वेग 0 ले लेना। जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी सतह से ऊपर फेंकेंगे तो बिना पूछे अंतिम वेग 0 ले लेना। दो चीज, दो परिवर्तन मेन है जो आपको करने हैं। ठीक है ना। चाहो तो जरूरत पड़े तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये एस की जगह पर एच यूज कर सकते हो, तय की गई दूरी। देखो, जैसे मान ले जमीन पे बस चल रही है तो हम बोले बस के द्वारा तय की गई दूरी, ऐसे बोलते हैं, बस के द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन यहां पर हम ये बोलेंगे कि वस्तु कितनी ऊंचाई पे गई है। दूरी की जगह पर आप दूरी भी बोल सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप दूरी की जगह पे हाइट शब्द का उपयोग करो। तीन चीज बदल लेना, फिर मत कहना मेरे से। ठीक है सर, मजा आ गया। अब आ जाओ, तीन नए समीकरण बना देता हूं आपके भविष्य के लिए। पहला समीकरण, देखो बात को यहीं से समझा रहा हूं, पहले यहीं से समझा दूं। v को रहने दो थोड़ी देर के लिए। v बराबर u
एक ही जगह पर माइनस जी, तो ये माइनस में हो जाएगा पूरा। एक ही जगह पर माइनस जी, तो ये माइनस जीटी बोलेगा, माइनस जीटी बोलेगा ये, समझो। अरे भाई जब क्वेश्चन करूंगा ना तो इस बी की जगह पे जीरो लिख लूंगा। जब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी की जगह पे अपना आप ही जीरो लिख लूंगा मैं जब क्वेश्चन करूंगा तब। लेकिन अभी कोई बात नहीं, अभी आप इसको जीरो मत लिखो। अभी तो मैं ये कर रहा हूं केवल ए की जगह पर माइनस जी लेना है। तो ये जितने भी समीकरण है ना प्लस में, जितने भी समीकरण देखो ये सभी प्लस में ही तो है, ये समीकरण प्लस में है, तो ये तीनों समीकरण माइनस में हो जाएंगे, तीनों समीकरण माइनस में हो जाएंगे। पहला समीकरण ये बन गया नया। ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहां ऐसे तीर का निशान लगा दूं, ये ऊपर की ओर फेंकेंगे तब है। इसको बदलो, इसको बदलो। दोस्तों दूसरे समीकरण को मैं बदल रहा हूं, तो एस की जगह पर एच लिख देता हूं, एच बराबर यूटी, कोई दिक्कत नहीं है, यूटी रहने दो। देखो ए की जगह पर माइनस जी लिखूंगा तो ये वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा, माइनस हाफ ए की जगह पर जीटी स्क्वायर कर दो इसको, जीटी स्क्वायर। ए की जगह पर माइनस जी यूज कर रहे हैं हम, तो ये माइनस में हो जाएगा, तीनों समीकरण माइनस में हो जाएंगे। और ये वाला वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, फिर ए की जगह पर माइनस जी, तो माइनस टू जी एच एस की जगह पर एच। मेहनत का काम है भाई साहब, सच बता रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा हो ना कि कत्ते हलवा है खा जाऊं, नहीं नहीं नहीं, खोपड़ी खोपड़ी चलानी पड़ेगी। तब तब यहां पे ऐसा लगता है गुरुजी फिजिक्स चल रही है। आनंद की चीज है मेरा भाई, और चीजें ये समझनी पड़ेगी आपको। तो देखिए भाई, तीनों समीकरणों को यहां साइड में लिख देता हूं। पहला समीकरण क्या बनेगा, v बराबर u माइनस जीटी, यू माइनस जीटी, ये पहला समीकरण बनेगा ऊपर फेंकने पर। दूसरा h बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, और तीसरा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये तीन समीकरण नहीं बन गए, यहां से हटा दूं, चाहो तो यहां से हटा लो। दोस्तों यहां थोड़ी सी कचरा पट्टी हो रही है, तो यहां से थोड़ा सा इसको इनको हटा देता हूं, वो वहां लिख दिए जाए, ठीक है ना। अरे देसी भाषा में जब वस्तु को ऊपर फेंकता है ना, तो ऊपर फेंकेगा तो तीनों समीकरण माइनस में ले लेना। जब भी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो तीनों समीकरण माइनस में हो जाएंगे। जो प्लस में थे ना तीनों समीकरण, ये तीनों समीकरण माइनस में हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हम एक ही जगह पर माइनस जी लिख रहे हैं। अगर ये चीज समझ में आ जाएगी ना आपके, तो सच बता रहा हूं, मुझे लग जाएगा कि मेरा स्टूडेंट पूरी विज्ञान सीख सकता है, बहुत अच्छे से सीख सकता है, जिनको ये छोटी ये चीजें समझ में आने लग जाएगी। अरे क्या करना क्या है, अरे तेरे पास समीकरण तो ये है, तीन मेन समीकरण है, ये याद करने भाई साहब। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो एक्चुअली होता क्या है, हम गुरुत्वीय बल के विरुद्ध फेंक रहे होते हैं, क्योंकि आपने वस्तु को फेंका ऊपर और गुरुत्वीय बल कहां लग रहा है, नीचे। तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध फेंकी जा रही है चीजें, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध चीजें फेंकी जा रही है। इसलिए मेरे भाई ठंडे दिमाग से बस इतना सा ध्यान रखना, अगर ये भी याद नहीं हो कोई बात नहीं, मत करे, लेकिन बस ये तो ध्यान रखना कि जब वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग अपने आप जीरो ले लेना, और एक ही जगह पर माइनस जी कर लेना। ये दो चीज टिक कर लो, बस मेरे भाई दो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरे समीकरण, तीसरी चीज, जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को
ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है, नीचे की ओर फेंका जाता है, फेंका जाता है या पटका जाता है। ऊपर से नीचे फेंकना इस बार। बस ध्यान रखिए, जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो एक ही जगह पर जी लिखना है, प्लस में, माइनस नहीं, इस बार माइनस नहीं, एक ही जगह पर जी। जहां जहां ये जो समीकरण है, ये तीन समीकरण, इन पे नजर रखो, आप तो इन पे नजर रखो, एक ही जगह पर जी लिखना है। और भाई सुन, जब वस्तु ऊपर से नीचे फेंकेगा ना तो प्रारंभिक वेग जीरो लेना है, प्रारंभिक वेग जीरो लेना है, समझो बात को। अरे भाई, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके हाथ में कोई वस्तु है, देखो मैं इस पेन को ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूं, ऊपर से नीचे, तो बताओ, देखो पकड़े रखो, इसको पकड़े रखो, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा? जीरो, हमेशा फिक्स है। जब भी वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी तो फिक्स है, वो क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब वस्तु ऊपर से नीचे छोड़ी जाएगी तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो लेना है, चाहे क्वेश्चन में दे चाहे नहीं दे, और एस की जगह पर एच लिख लेना। अब ये, अब एक बात क्लियर कर दूं, जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो तीनों समीकरण प्लस में ही आएंगे, क्योंकि एक ही जगह पर जी लिखना है, माइनस जी नहीं, प्लस में जी। इसलिए जब वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ा जाएगा तो तीनों समीकरण प्लस में आएंगे। यहां समझा दूं, सुनो सुनो सुनो, v बराबर प्रारंभिक वेग जीरो, 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 प्लस में एक ही जगह पर जीटी हो जाएगा, एस की जगह पर एच। प्रारंभिक वेग जीरो, तो ये राशि जीरो हो जाएगी पूरी, ये राशि जीरो हो जाएगी, ये राशि जीरो हो जाएगी, क्योंकि यू क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो जीरो इंटू समय, जीरो को समय से गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और एक बटे दो, एक ही जगह पर जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग जीरो, टू जी एच हो जाएगा। समझो इस पॉइंट को। तीन नए समीकरण, समीकरण नंबर पहला, v बराबर जी टी, डायरेक्ट जीटी लिख दो, डायरेक्ट जीटी लिख दो, पहला समीकरण। h बराबर, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अरे u जीरो है ना, इसलिए जीरो हो गया वो। और तीसरा बी स्क्वायर बराबर टू जी एच। छोटे हो गए समीकरण, क्योंकि प्रारंभिक वेग जीरो हो गया, ये प्रारंभिक वेग है, ये जीरो हो गया, तो आगे वाला हिस्सा जीरो हो गया। यहां प्रारंभिक वेग जीरो है, इसलिए ये वाला हिस्सा जीरो हो गया। यहां प्रारंभिक वेग जीरो है, इसलिए ये वाला हिस्सा जीरो हो गया। तो जब भी वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाएगा तो ये समीकरण आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, माना कि आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं है, ठीक है, ये समीकरण जो है ना मैंने वहां लिख दिए, तो यहां से एक कचरा होगा, इसको हटा रहा हूं। हाँ भाई, अब मैंने ये कहा था, आपको एक समीकरण और सिखाया मैंने, एनवे सेकंड के लिए, एनवे सेकंड के लिए अभी सिखाया था एक समीकरण, इसको भी लिख देता हूं ऐसे, एनवे सेकंड के लिए, ठीक है ना। अभी एक समीकरण बताया था मैंने एनवे सेकंड के लिए, प्रारंभिक वेग u, भूल गए, त्वरण का आधा, ठीक है, टू n माइनस वन,
ये nवे सेकंड के लिए। फिर जब ऊपर से ऊपर फेंकेंगे तो ये समीकरण कैसे बदल जाएगा? nवे सेकंड के लिए प्रारंभिक वेग चलने दो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक ही जगह पर माइनस जी, एक ही जगह पर माइनस जी, तो माइनस जी बटे दो, माइनस जी बटे दो और 2n-1 चलेगा ऐसे कैसे। ये nवे सेकंड के लिए है, nवे सेकंड के लिए है। कुछ नहीं करना, बस मैं जब वस्तु को ऊपर फेंकता हूं तो एक ही जगह पर माइनस जी, एक ही जगह पर माइनस जी लेना होता है, एक ही जगह पर माइनस जी, एक ही जगह पर माइनस जी लेना होता है। और जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो nवे सेकंड में तय की गई दूरी, प्रारंभिक वेग, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो मैं लिख दूं वैसे तो खैर, लेकिन ये प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस में g/2, g/2 एक ही जगह पर, एक ही जगह पर जी हो जाएगा। और 2n-1 तो है ही है, सब में चलेगा वो तो। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला ये 0 हो जाएगा, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये जो आज ये जो क्लास हो रही है ना, इस पे खूब सारा समय लगाना सीखने के लिए, और बार बार एक चीज को सिखा के जा रहा हूं, वो ये है कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेगा तो एक तो अंतिम वेग 0 ले लेना, अंतिम वेग 0, ये अंतिम वेग है, अंतिम वेग 0 ले लेना, एक ही जगह पर माइनस जी ले लेना और एस की जगह पर एच ले लेना, नहीं तो गलत जगह एस की जगह पर एस ही लिख देते हैं। और जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 ले लेना, प्रारंभिक वेग 0 ले लेना, प्रारंभिक वेग 0 ले लेना, एक ही जगह पर जी लिखना है, प्लस में जी लिखना है और एस की जगह पर एस लिख लेना। ऊपर फेंकने पर यहां तीनों समीकरण माइनस में रहते हैं, यहां तीनों समीकरण माइनस में रहते हैं, यहां तीनों समीकरण माइनस में रहते हैं, मतलब इनके बीच में माइनस आता है, बीच में माइनस, बीच में माइनस। और इन तीनों समीकरणों के बीच में प्लस आता है, इन तीनों समीकरणों के बीच में प्लस आता है, प्लस आता है। 9 समीकरण है मेरे भाई टोटल, 3, 6, 9। अब बताइए, एच का मतलब है हाइट, ऊंचाई, एच 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 ऊंचाई, एच का मतलब ऊंचाई है, एच 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 का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई एच का। अरे किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कितनी ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो गया, हाइट है, एच का मतलब हाइट, हाइट ऊंचाई। जी गुरुत्वीय त्वरण 9.8, जी का मान, जी का मान कितना होता है मेरे भाई? जी का मान 9.8 रहता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान क्वेश्चन में देगा या नहीं देगा? सेट कर लेना 9.8। कल आपको मैं गति के समीकरण के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मेरी बात को सुन लेना कान खोल के।
एक पेज में ये 9 समीकरण लिखे होने चाहिए। ये 9 के 9 समीकरण आपके पास एक पेज में लिखे होने चाहिए। न्यूमेरिकल कल में करवाऊंगा इसके। अरे समीकरण तो 3 ही है, ये मेन 3। ये ध्यान रखना, ये मैंने चौथा है, ये कब काम आएगा? nवें सेकंड में तय की गई दूरी। इसका क्वेश्चन कराऊंगा मैं कल। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? समीकरण यूं हो जाएंगे, यूं चुटकियों में। फिर इसमें ये जो परिभाषा है ना, ये अलग से, इसको तो रहने दो, इसको अलग से रहने दो, गति के समीकरण को। फिर ये जो छोटी छोटी परिभाषा है ना, दूरी क्या है, चाल क्या है, वेग है, इनको अलग से परिभाषाएं लिखा दूंगा इनकी। ठीक है ना? अच्छे रहो, खुश रहो, सीखते रहो, और जिस दिन तक सीखो, जिस दिन तक सीखते रहो। है ना? तो कल सुबह, आज क्या लाइट नहीं थी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब, लाइट की भयंकर कटौती चल रही है, और गर्मी का आपको पता ही है माहौल कैसा है। हैं? कुछ विद्यार्थी इसको जैसे 3 महीने बाद में देखेंगे सर्दियों का आनंद लेते हुए। थोड़ा सा ध्यान रखना है ये प्लस माइनस का। कहने का मतलब जब ऊपर फेंके ना चीज को, तो फिक्स कर लेना दिमाग में, जब ऊपर फेंके तो समीकरण के बीच में माइनस आएगा। आज करवा दे एक क्वेश्चन। चलो चलो, है समय। एक क्वेश्चन के लिए बोल रहा है एक भाई। लो भाई, तूने कही है तो क्वेश्चन एक नहीं 2 करवा देता हूं, है ना? घबराना मत, बड़े बड़े क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। चलो, एक भाई कह रहा है इसलिए कर देते हैं शुरू क्वेश्चन। 2 करा देता हूं, एक नहीं मेरा भाई, 2 करवा देता हूं। लो भाई, क्वेश्चन खूब सारे हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हो तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन यहां पे करवा देता हूं। गति के समीकरण, ये लो भाई आज का पहला क्वेश्चन। ठंडे दिमाग से पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। ये पहला क्वेश्चन है आज का। विराम अवस्था से शब्द शब्द पकड़ना, मजा आ जाएगा, है ना? 2-3 क्वेश्चन है इसमें। विराम अवस्था से चलकर कोई रेलगाड़ी, विराम अवस्था का मतलब होता है प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0। कैसे पता लगा? अरे ट्रेन की बात हो रही है, विराम अवस्था से चल रहे हैं हम, विराम अवस्था से मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, ट्रेन रुकी हुई है, रुकी हुई है ट्रेन, तो प्रारंभिक वेग क्या है इसका? 0। देखो, चलकर कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में, समय का मान 10 मिनट, 10 मिनट नहीं भाई, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड, 10 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसको 5/18 से गुणा कर लो, मीटर प्रति सेकंड में बना लो मेरा भाई, 18 चौकू 72, 4 पंजू 20 मीटर प्रति सेकंड। ओ भाई, गाड़ी की स्पीड 10 मिनट में 72 की हो चुकी है। किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना। कहते रेलगाड़ी का जो त्वरण है ना, वो एक समान है। ये आ गई ना बात, एक समान त्वरण है। अब वो कितना है, पहले तो त्वरण ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करवा रहा है?
एक तो वो आपसे कह रहा है कि एक तो इसका त्वरण ज्ञात करो। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग 20, प्रारंभिक वेग 0, भाग लगाओ 600 का। ठीक है। 20/600, 20/600। चलो भाई 1/30, ये त्वरण है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही है त्वरण 1/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण ज्ञात हो गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना ए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि त्वरण ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि त्वरण ज्ञात करो, तो हमने कर दिया है त्वरण ज्ञात। जी हां, एकदम परफेक्ट है। त्वरण हो गया 1/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे इसमें, एक तो ये हो गया। दूसरा, रेलगाड़ी द्वारा इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात करनी। दूसरा क्वेश्चन है दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करनी है। तो भैया अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है तो समीकरण नंबर 2 से दूरी ज्ञात करो। समीकरण 2 से या 3 से दूरी ज्ञात करनी है। दोनों समीकरण 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी ज्ञात कर सकते हो। दूरी ज्ञात करो। अरे भाई पहला समीकरण में तो दूरी आती नहीं है। पहला समीकरण तो ये रहा, v बराबर u प्लस एटी। पहले समीकरण में तो दूरी है ही नहीं है। पहले समीकरण में दूरी का जिक्र नहीं हो रहा है। पहले समीकरण से आप दूरी ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि पहले समीकरण में दूरी नहीं है। तो पहला समीकरण हटाइए। दूसरा समीकरण से आप दूरी ज्ञात कर सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इससे आप दूरी ज्ञात कर सकते हो। तीसरा समीकरण भी लगा सकते हो दूरी ज्ञात करने के लिए, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से कोई भी लगा लो, उत्तर सेम आएगा। समीकरण नंबर 2 यूज कर रहा हूं, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s बराबर प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0 इंटू 600, तो ये हिस्सा 0 हो गया। 1/2, त्वरण का मान 1/30, समय 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर। काटा पीटी कर लो भाई। ये हिस्सा तो 0 हो गया भाई। 0 0 0 0 0 0 0 इंटू 600 0। 30 दूनी 60, 60 से इसको काट दो 10 बार, 10 बार। तो तय की गई दूरी जो है 6000 मीटर होगी। तय की गई दूरी 6000 मीटर होगी। यही इसका आंसर है। मेरे प्यारे प्यारे धुरंधरों, मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता चुका हूं। उसमें दो क्वेश्चन ज्ञात करवा रहा है। पहले तो कह रहा त्वरण ज्ञात करो, त्वरण ज्ञात करो। तो ये रहा त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इससे तो त्वरण ज्ञात कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी और ज्ञात करके बता दो। तो समीकरण नंबर 2 से दूरी ज्ञात कर लो, और समीकरण नंबर 3 से भी दूरी ज्ञात कर सकते हो आप। समीकरण नंबर 3 लगा लो, लगा लो, लगा लो। अंतिम वेग का स्क्वायर, अंतिम वेग क्या है क्वेश्चन में? 20 का स्क्वायर। चलो भाई इसको भी कर लो। 20 का स्क्वायर, ये नहीं चलेगा। 20 का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग 0 है, 2 1/30 त्वरण इंटू 600। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको।
अरे 2a, एस तो ज्ञात ही करना है, एस कहां है, एस तो ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। 20 का स्क्वायर 400 बराबर 1/15 इंटू एस। दूरी एस है, दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है तो 15 को 400 से गुणा कर दो, 6000 मीटर आएगा दूरी, इधर भी 6000 मीटर ही आएगा, 6000 मीटर आएगा, उससे भी 6000 मीटर आएगा, इधर से भी 6000 मीटर आएगा। धीरे धीरे समझ में आएगी कि कहां कौन सा समीकरण लगा रहा। पन्ना अपने पास रखो, एक बात दिमाग में सेट कर लेना, 9 समीकरण है, एक तो जमीन पे चलने वाली चीजें, एक जब हम ऊपर फेंकेंगे, एक ऊपर से नीचे फेंकेंगे, 9 समीकरण हमारे पास। और कल वापस से रिवीजन करवाऊंगा, कल केवल न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो कल की क्लास दिन में आप जरूर लीजिए। बाकी का 8 बजे डाबरा क्लासे यूट्यूब चैनल के साथ फिर जुड़ जाइए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, बहुत है, आपका सपोर्ट मिलेगा, हम भी धीरे धीरे सिखाते चले जाएंगे। गुरुजी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया, भाई तेरा क्वेश्चन बहुत ऊपर चला गया कहीं रॉकी भाई। चलिए बाकी का करते हैं कल, क्योंकि अभी 8 बजे फिर क्लास होनी है। थोड़ा सा एक तो ये ध्यान रखना है, एक तो त्वरण ज्ञात करवाता है, तो त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला कितनी बार बता दिया, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। फिर गति के 3 समीकरण आपके पास में है। पहले समीकरण, जो गति का पहला समीकरण है ना, उससे दूरी ज्ञात नहीं हो सकती, और गति के तीसरे समीकरण में समय नहीं है, गति के तीसरे समीकरण में समय नहीं है, बस ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी का सिखा के छोड़ूंगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि ये चीजें आप सीख नहीं सकते मेरे भाई। बाकी का मिलते हैं कल, सुबह न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो प्लीज क्लास ले लेना। और कुछ भाई क्या है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों में लगे रहते हैं, गुरुजी ये नहीं कराया, अरे गुरुजी इतना कुछ करा रहे हैं, पहले इसको समेट लो, पहले मैं इतना सारी चीजें करा रहा हूं ना, इसको समेट लो, फिर भी कुछ कमी रह जाए तो डाबरा सर यही है, आपके साथ में है और लगा रहेगा, ठीक है ना। अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, और इन समीकरणों को एक बार देखूंगा कौन भेजेगा, कम से कम 10 बार लिखना समीकरणों, 10 बार लिखना है कम से कम कॉपी में, प्लीज, बाकी आपकी मर्जी है।